बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और ऐसे में चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अमित शाह ने कांग्रेस पर करप्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आप कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस का हिस्सा बराबर कर देना। भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को नक्सलवाद, गरीबी, भूखमरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूर्व बीजेपी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में शांति थी, लोगों को कानून पर भरोसा था, लेकिन आज सिर्फ लूट मची हुई है। महिलाओं से छेड़खानी, हत्या, भ्रष्टाचार सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। छत्तीसगढ़ आज नशे का गढ़ बन चुका है और इन सब से सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता को राहत पहुंचा सकती है। सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं में काम कुछ नहीं हुआ, केवल करप्शन को बढ़ावा दिया गया। बिजली भेजने का काम, छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया। अरे माताएं जो हवाई चप्पल भी नहीं था, उनके पैर में हवाई चप्पल से लेकर घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश भैया बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को मालूम है कि 4 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया है और कांग्रेस भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रही है। जनता को भी योजनाओं का लाभ मिला है। जनता खुद बता रही है कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं और चाहे तो जनता से पूछ ले कि उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार 5 किलो चावल देती है, जबकि हम प्रति परिवार 35 किलो चावल दे रहे हैं। पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकार में कलेक्टर ऑफिस में लिफ्ट लगती थी और ऐसे में अधिकारियों के बंगले में स्विमिंग पूल बनता था, जबकि हमारी सरकार में जनता के लिए योजना बनती है। बीजेपी के डबल इंजन के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन में की जो सरकार है, हिमाचल वालों ने इनकार कर दिया। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, चलने वाली नहीं है, सब जान चुके हैं। तो केवल 5 किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने दिया, उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हजार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को गलत सूचनाएं दे रहे हैं और इस कारण से इस प्रकार की बातें हो रही है। डीएमए की बात है, पिछले सरकार में क्या होता था, कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में लिफ्ट लगता था, अधिकारियों के घर में बंगले में स्विमिंग पूल बनता था। तो ये पिछले सरकार में होता था। इस समय तो वो सारी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, इसके लिए सारी योजनाएं बनी हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। आज चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, बीजापुर की बात करें, डीएमएफ में जो काम हुआ देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए डीएमएफ का काम जो है। ये आरोप चूंकि अब चुनाव आ रहा है तो इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं, तो केवल एक आरोप लगा दो। तो केंद्र के नेताओं को, इनके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेताओं के चक्कर में। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। राज्य के सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की ओर से हमले की कमान संभाले हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल आरक्षण में रूड़ा बन रही हैं और ये काम वह बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में जितने चर्च बने उन सब का ब्यौरा उनके पास है और इसीलिए भाजपा को धर्मांतरण पर बोलने का कोई हक नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा बस्तर क्षेत्र में जहर घोलने का काम कर रही है, तो वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीएम के बयान को पद की गरिमा के विपरीत बताया और बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन पर आदिवासी समाज में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता गणेश शंकर मिश्रा ने चर्च वाले सीएम के बयान पर बोलते हुए कहा कि कोई पंथ अपने आस्था अनुरूप अपने देश के कानून की प्रक्रिया के तहत आस्था का कोई केंद्र स्थापित कर रहा है तो उससे हिंसा नहीं फैलती है। हिंसा फैलती है मंत्रांतरण करवाकर और साथ ही साथ दलालों को संरक्षण देने से गंभीरता का उल्लेख करते हुए पूर्व में सुकमा जिले के अंदर एसपी की सरकार को आगाह भी किया है उन्होंने, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री इस मुद्दे को गैर जरूरी मानते हैं, इस बात का भी जिक्र किया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गांधी नेहरू उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय पुष्प फल सब्जी प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के आयोजकों तथा निर्णायकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉल में रंग बिरंगे पुष्प फल सब्जी एवं औषधि पौधों की मनोहारी प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज हमें प्रकृति से जुड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र से कोरोना वायरस से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, वहीं प्रकृति से जुड़े हुए लोगों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ा। कोरोना से उबरने के बाद अब लोग स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साइंस कॉलेज के पास बन रहे यूथ हब के विरोध को कांग्रेस ने भाजपा और राजेश मूणत की अवसरवादिता बताया है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यूथ हब प्रोजेक्ट राजेश मूणत के मंत्री रहते भाजपा की सरकार के समय स्वीकृत किया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा और मूणत द्वारा यूथ हब विरोध की टाइमिंग ही इस सारे मामले की सच्चाई को खुद ब खुद बयां कर देती है। यूथ हब पिछले 4 महीने से बन रहा है। 90% से अधिक काम पूरा होने के बाद इसका विरोध क्यों शुरू हो गया है? दरअसल जैसे ही स्काई वॉक घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा शुरू किया गया, वैसे ही राजेश मूणत जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूथ हब के नाम पर धरने की नौटंकी शुरू कर दिए हैं। यह अपने घोटाले की जांच से बचने की कवायद है। अभी तो सिर्फ स्काई वॉक की जांच शुरू हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आगे एक्सप्रेस वे, डीकेएस जैसे अनेकों घोटाले की जांच भी होने वाली है, इसीलिए पहले से आंदोलनों की नौटंकी कर रहे हैं। सभापति प्रमोद दुबे ने कहा है कि भाजपा अपनी खींच निकालने के लिए यूथ हब का विरोध कर रही है। ये प्रोजेक्ट खुद उनके समय का था। युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं का विरोध कर रही हैं। यहाँ पर रहने वाले युवाओं को सुविधा मिलेगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना पर बोलते हुए कहा कि ये राज्यों के साथ ही देश के अंदर रह रहे लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से पहले भी जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग की थी। जब हम सांसद थे तब से हम ये मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर हम लोगों ने बिहार में सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में सभी ने एकमत होकर कहा कि जाति आधारित गणना का समर्थन किया और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के सभी दलों से के लोगों से ये भी कहीं ना कहीं पीएम से इस मुद्दे पर मुलाकात भी की थी। ये भी उनका कहना है कि तमाम दल जो गए थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद बैठक में पीएम ने सभी लोगों की बातों को ध्यान से सुना था और साथ ही साथ कहा था कि केंद्र जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर राज्य चाहें तो अपने स्तर पर जाति आधारित गणना करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हो गई है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तय करने और ट्रेंड लोगों को लगाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र की जिम्मेवारी है कि सभी राज्यों को आगे बढ़ाए। सभी राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा।
अधिकारियों के साथ और सभी जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं, पार्षद, सब लोगों के साथ भी बातचीत हो गई और यहाँ और भी क्या किया जाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी और उसके लिए हो गया कि आगे हम लोग इस पर करेंगे। तो यही तो हमारा इस बार का उद्देश्य यही है, एक तो जो काम हुआ है उसको समझना और कहीं अगर आगे और कुछ होना चाहिए उसको जानना और उसके लिए आगे प्रयास करना। तो बहुत अच्छा है, अभी तक जो हम लोग 3 जगह, तीसरा जगह हो गया, सब जगह बहुत अच्छे ढंग से हो गया और आज भी सब लोगों ने पूरी बात की। और जाति जनगणना तो शुरू ही हो गया, देखिए नहीं तो हम बता रहे हैं इसीलिए कि तो जो हुआ है ना तो उससे पता नहीं चलता। वही ना पहले एक बार हो गया था, ये लोग जो कर रहे थे 11 में जो किए थे तो वही ना थोड़ा जो, तो इसीलिए सबको कि एकदम बिल्कुल ठीक ढंग से, नहीं तो जितना बोल दिया उसी को खाली लिख तो नहीं ना। अब कभी कभी होता क्या है कि आप देखिएगा गौर करके कि जाति में अलग अलग जातियां हैं, तो एक जाति का जो नाम देखिएगा विभिन्न जातियों में उपजाति आपको मिलेगी, तो उससे नहीं ना सब कुछ पता चलेगा। तो इसीलिए हम कहें, समझा दें तो करेगा तो आप लोग भी जानते ही सब बात उसको देखते हुए, हालांकि अब उतनी समस्या नहीं आई है। मुंगेर दौरे पर गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जमालपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर डीडीसी मुंगेर, एसडीएम समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजीव रंजन सिंह ने जनता से सीधे संवाद करते हुए धरहरा प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश भी दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अमारी, माताडी, सारोबाग, इटवा और औराब बगीचा के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। जामताड़ा के लाधना पिकनिक स्पॉट पर जेएमएम नेता अशोक मंडल ने वन भोज का कार्य आयोजन किया और ऐसे में इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो भी शामिल हुए। वन भोज कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड विधानसभा स्पीकर ने बताया कि लाधना झारखंड का एक आकर्षक पिकनिक स्थल है। ऐसे तो झारखंड में कई पिकनिक स्थान हैं, लेकिन लाधना उन सब में से एक अलग ही छटा बिखरे हुए हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। दूर दूर तक फैला ये जल भंडार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके चारों ओर छोटे बड़े पहाड़ आकर्षण का केंद्र है। ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट का बैनर तले दिहाड़ीदारों का धरना 85वें दिन भी जारी है। बता दें आपको कि इस दौरान दिहाड़ीदारों ने स्टेट डिवीजन जम्मू कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। साथ ही साथ दिहाड़ीदारों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिनमें स्थायी करने के साथ ही SRO 64 को लागू करने की मांग भी की जा रही है। ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड फ्रंट का कहना है कि अधिकारियों ने 1 महीने में उनकी मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 28 जनवरी को उनके द्वारा ज्यादा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख रहे हैं एपीएन, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स है लगातार 85 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी डिमांड है इनको रेगुलराइज किया जाए। क्या कुछ आश्वासन भी मिला है और कब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, आइए जानते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद वानी है जी। सबसे पहले मैं आपका चैनल का इस्तेमाल करता हूं। आज जो ये 85 दिन का जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट की हड़ताल का हो चुका है और स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर वो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का आए दिन पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर गवर्नर्स हो, सीएम्स हो, एडवाइजर हो, कमिश्नर हो, जो भी एलजीज हो, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजमीन जो आज स्टेट डिपार्टमेंट का जो 85 डे यानी कि 85 दिन हो गया हमें धरना प्रदर्शन में ठंडी में बैठे हुए। जो हमारे कार्यकर्ता के श्यामलाल शर्मा जी है, शक्ति सिंह बराल जी है, अभिन शर्मा जी है, श्यामलाल चौधरी जी है,
और मैं तहे दिल से उनका वेलकम करना चाहता हूं, जो इतने मौसम से सर्दी के मौसम में भी कश्मीर में चले गए हैं, हमारी बात वहां तक भी पहुंचा रहे हैं। हर डेली वेजर का जो डाटा सबमिट करने वाले हैं 10 अरविंद रैना को। तो आपकी माध्यम से डिपकाम से भी हमारा जो 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन की रैली में हमें प्रोटेस्ट किया था और हमारी मीटिंग हुई थी, डिपकाम ने भी आश्वासन दिया कि 1 महीने का समय दे दो, आपका जो रिजल्ट जो अच्छा आएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपका सुनाई। जो जोशीमठ के दौरे से लौटने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय आपदा कंट्रोल में अधिकारियों के साथ औचक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस वक्त जोशीमठ के अस्तित्व के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरह की दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही है, उससे साफ होता है कि लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों को विस्थापित करने का काम भी सरकार ने शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटर्स में इस वक्त जोशीमठ के कई परिवार रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर मिशनर और सचिवालय के स्तर पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। सभी लोग इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके परिवार के साथ हैं। स्वर्गीय माता जी को हम सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्मने का काम किया, एक ऐसे पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किया है। वो सारे संस्कार उनको स्वर्गीय माता हीराबेन जी से प्राप्त हुए थे। तो ऐसे समय में हीराबेन जी का शरीर पूरा होना, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दुखदायी क्षण है, वहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, सबके लिए दुखदायी क्षण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, सभी आत्मीयजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं सीएम धामी मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देवी डोली शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, विधायक खजान दास और महामंडलेश्वर स्वामी गिरी ललितानंद जी महाराज मौजूद थे। ये शोभा यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। जसपुर, काशीपुर व बाजपुर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। जसपुर विधायक आदेश चौहान काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीजीएम व अधिशासी अभियंता को जमकर लताड़ लगाई तथा विद्युत कटौती बंद न होने पर समर्थकों के साथ कार्यालय के बाहर धरना देने की भी बात कही है। इस मौके पर विधायक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने और उत्तराखंड के ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे कि स्थानीय लोग बेहद रोष में हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की कमी दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को बातचीत करने और सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। उन्होंने बिजली कटौती बंद नहीं होने पर अपने समर्थकों के साथ विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। जोशीमठ में भू धसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग, बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपर जो भाग है, वहां पर रहने वाले 50 से अधिक परिवार भी अब दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। यहां मकानों की दीवारों पर आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई है, जिससे कि लोग खौफजदा है। इस भाग में बरसात के दौरान तेजी से भूधसाव हो रहा था और जिसके चलते बहुगुणा नगर में 50 से अधिक घरों में भूधसाव के चलते बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, जिस कारण यहां रह रहे लोगों को बरसात के समय रातें गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। 2 साल से बहुगुणा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है। अब हालात ये है कि यहाँ कई लोगों ने अपने मकानों को छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश परिवार खौफ के साए में टूटे मकानों में ही रहने को मजबूर है। हालात ये है कि भूधसाव के बाद भी प्रशासन व आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं किए गए।
बनबसा थाना पुलिस को यहां देश के टॉप 3 थानों में शुमार किया गया है। नशे के खिलाफ बनबसा पुलिस की कड़ी चोट की है। बता दें आपको कि बनबसा पुलिस ने 2 युवकों को 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ही युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया है कि ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनबसा थाना पुलिस ने 2 युवकों को 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी में एक का नाम अमन कुरैशी है, जबकि दूसरे का नाम दीपक कुमार है। पौड़ी जिले में खलजीखाल ब्लॉक और सतपुली क्षेत्र को आपस में जोड़ता क्षतिग्रस्त बंघाट पुल ठीक नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानियों की जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस पुल पर 5 महीने पहले एक सुराख हो जाने से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को लोक निर्माण विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी सामान और 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पहले ये दूरी महज किलोमीटर की थी। बताया भी जा रहा है कि दूरी बढ़ने से ग्रामीणों को महंगे दाम पर सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कि ग्रामीण परेशान हैं और वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग लगातार उठा रहे हैं। लगातार एक सप्ताह पड़ रही है ठंड किसानों के लिए मुसीबत बनकर कहर बरपा रही है और ऐसे में कड़ाके की ठंड से किसानों की फसल भी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, जिससे किसानों की तैयार लाही मटर और आलू की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो वहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उधम सिंह नगर कोहरे के आगोश में आ गया है। कोहरा इतना जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान धरती पर सैर सपाटा करने आ गया हो। लोगों की माने तो इस वर्ष ठंड ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे ठंड बहुत है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जिससे आग के सहारे ठंड को भगाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।